तो नमस्कार किसान साथियों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आज एक और नई शुष्क क्षेत्र फल की एक फसल जो है जिसे करौंदा के नाम से जानते हैं वो लेके मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। और जैसा कि आप ऑलमोस्ट सभी लोग हम घरों में या बैकयार्ड में देखते हैं, करौंदा हमारे आसपास लगा रहता है, चाहे वो हम जंगली रूप में देखें या फिर बैकयार्ड में किचन गार्डनिंग के रूप में या फिर आपके घरों के आसपास जो है वो बाड़ के रूप में कहीं ना कहीं लगा रहता है। तो आप सभी लोग जो है करौंदे से बहुत अच्छी तरीके से आप रूबरू हैं ऑलरेडी। और इसका थोड़ा सा साइंटिफिक कल्टीवेशन, थोड़ा सा एक तकनीकी जो है मैं आपको थोड़ा सा देना चाहूँगा यहाँ पर। और उम्मीद है कि किसान भाई इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि हम करौंदा लगाकर करौंदे की खेती भी की जा सकती है और करौंदे को जो है अपनी मेन फसल के साथ में, जो मुख्य फसल है उसके साथ में लगाकर किस तरीके से हम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से करौंदा जो है हमारी अतिरिक्त आय का जरिया बन सकता है, किस तरीके से ये एक बहुउद्देशीय या मल्टीपर्पज़ रूप जो है वो धारण करता है। इन सभी जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसकी जो है प्रवर्धन विधि के बारे में और इसका वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है, इसके प्रसंस्करण क्या हो सकते हैं, कौन कौन से उत्पाद इससे बनते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एक मार्केटिंग की दृष्टि से, और यदि हम बात करें इनकम की दृष्टि से। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे और आशान्वित हूँ किसान भाई इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि करौंदा है क्या, बेसिकली किस तरह की ये फसल है, किस तरह का ये फल वृक्ष है। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से इससे रूबरू हैं ऑलरेडी कि करौंदा बेसिकली एक झाड़ी नुमा जो है, हम देखें 2 से 3 मीटर की हाइट तक ये लगभग जाता है और शुष्क क्षेत्र में ये बहुतायत में पाया जाता है। अच्छा, करौंदे में जो है क्या होता है कि ये थॉर्नी प्लांट है, मतलब कांटे की जो संरचना है बहुत थिक और बहुत ही हार्डी जो है नेचर का, और कांटे युक्त ये पौधा होता है जो आपने देखा होगा कि कई जगह बाड़ के रूप में भी लगाया जाता है। और बाड़ के रूप में भी न लगा के इसको हम होमस्टेड प्लांटेशन में या बैकयार्ड प्लांटेशन में हम इसको लगाते हैं। तो पहले जो है करौंदा वो एक वाइल्ड फ्रूट के रूप में यूज किया जाता था। इसको जो है वाइल्ड फ्रूट का दर्जा दिया गया था, या अंडर यूटिलाइज्ड फ्रूट्स जिसे हम बोलते हैं, अल्पदोही फल, अल्पदोही फल का एक ये दर्जा इसको प्राप्त था। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, इंटर क्रॉपिंग की बात करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करते हैं, या हम जो है फ्रूट बेस्ड जो है डिफरेंट मॉडल्स की बात करते हैं कि क्रॉप बेस्ड मॉडल्स कौन कौन से हैं, चाहे वो एग्रोनॉमिक क्रॉप के साथ में हो, चाहे वो आपके हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के साथ में हो। तो आपके जैसे टाइम के एडवांसमेंट के साथ में डाइवर्सिफिकेशन के कंसेप्ट आने के बाद में क्या है कि करौंदा जो है आपके मेजर कल्टीवेशन में ये आ चुका है। पहले सिर्फ इसकी कुछ जंगली जो है जीनोटाइप जिसे जर्म प्लाज्म कहते हैं, उस तरह के ही जर्म प्लाज्म जिनको हम उगाते थे। यदि वर्तमान हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो करौंदे की जो है बहुत सारी लगभग 8-10 कमर्शियल जो वेराइटीज़ हैं वो अभी कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल हैं। और हमारे एरिड रीजन में जो है आपके वेस्टर्न जो राजस्थान की कंडीशन है, कुछ आपके ईस्टर्न यूपी की कंडीशन है, इवन जो हमारा सदर्न राजस्थान है उसमें भी करौंदे की खेती जो है काफ़ी अच्छी होती है। और लोग इसको हालांकि मेजर क्रॉप के रूप में अभी नहीं अपनाया है, लेकिन इसको बाउंड्री प्लांटेशन पे, इसको हेज के रूप में और इसको बायो फेंसिंग के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, तो अब करौंदे से हम जो है किस तरीके से बहुउद्देशीय जो हमारे पर्पज है वो कैसे सॉल्व करें। देखिए करौंदा हमारे क्या क्या काम आ सकता है। आप सभी जानते हैं करौंदा जो है बायो फेंसिंग के लिए सबसे उपयुक्त प्लांट है। मतलब जब हम बाड़ लगाते हैं तो आप देखिए जो है कई जगह आपने देखा हो, कुछ इलाकों में मेहंदी की बाड़ लगती है, कुछ इलाकों में जो है आपके कैक्टस आते हैं उनकी बाड़ लगती है, कुछ इलाकों में जो है आपके पोमोग्रेनेट की बाड़ लगाते हैं। लेकिन करौंदा इन सब से कहीं ना कहीं खरा उतरने वाला प्लांट है, क्योंकि एक तो इसका डेंस स्ट्रक्चर तो है ही, इसकी जो कैनोपी है वो काफ़ी घनी होती है। तो घनी कैनोपी के साथ साथ में सबसे बड़ा जो प्रोटेक्शन है वो देता है कांटों की वजह से। मतलब आपके जो इसके जो थिक थॉर्न है, जो मजबूत कांटे हैं वो इतनी आसानी से निकलते नहीं है। तो उन कांटों की वजह से एक जब बाड़ के रूप में लगाते हैं तो बहुत ही डेंस ये बाड़ का काम करता है। तो बाड़ के साथ साथ में इसमें जो फ्रूटिंग होती है
किसान उस फ्रूटिंग को लेकर उसको मार्केट में बेच भी सकता है। तो एक अतिरिक्त आय का जरिया तो अपने आप ही हो गया। साथ में ये हमारे फेंसिंग का काम कर ही रहा है, बायो फेंसिंग का काम कर रहा है। अब यदि हम बात करें थोड़ा सा टाइम चेंजिंग के हिसाब से कि मॉडर्न युग है और शॉर्टेज ऑफ टाइम सभी के पास है। यदि हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम देखें तो लोग क्या करते हैं, इंडोर गार्डनिंग में भी काम में लेते हैं कुछ। तो आजकल जो है करौंदे का मैं आपको बताऊं, टोपियरी, आप टोपियरी जानते हैं, टोपियरी बोनसाई। तो टोपियरी और बोनसाई, स्पेशली जो इंडोर गार्डनिंग के लिए बोनसाई जो बनाते हैं, तो काफ़ी लोग आजकल करौंदे और नींबू की बोनसाई भी बनाने लगे हैं। तो आपको जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें जो है एक करौंदे की बोनसाई का या एक आपके नींबू की बोनसाई का बनाने के लिए हालांकि कुछ साल लेते हैं, लेकिन उसकी जो कीमत होती है वो कीमत जो है इतनी ज़्यादा रहती है कि 2-2 हज़ार के 3-3 हज़ार के वो प्लांट्स जो है वो बोनसाई के मिलते हैं गमले में लगे हुए। उसमें क्या है आपका कि जो बड़ा जैसे प्लांट का जो रूप है वही रूप आपके छोटे प्लांट में आता है। यदि कोई भाई या कोई किसान भाई हमारे इसका कल्टीवेशन करता है तो कल्टीवेशन में आप देखिए फ्रेश कंजप्शन के लिए करौंदा यूज नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है ऑर्गेनिक एसिड्स की मात्रा और फिनोलिक्स की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। स्वीटनेस इसमें बिल्कुल न के बराबर होती है। तो इसकी जो है आप फ्रेश कंजप्शन के उपयोगिता को नगण्य मान के चलिए, ये आपका जो है सीधे खाने के लिए उपयोग में नहीं आता है। लेकिन अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रसंस्करण की तरफ की, तो करौंदा जो है प्रसंस्करण के लिए बहुउपयोगी साबित हो रहा है। जैसे कि हम बात करें, करौंदे का पिकल बहुत फेमस है। करौंदे का पिकल आप लोगों ने खाया भी होगा, देखा भी होगा। करौंदे की सब्जी भी बनाई जाती है, करौंदे की जो है स्वीट चटनी भी बनाई जाती है। इसके अलावा जो अभी रिसेंट मार्केट में जो बहुत ही पॉपुलर है वो हुआ है करौंदे का जैम। करौंदे का जैम जो है वो क्यों ज़्यादा पॉपुलर हुआ है एज कम्पेयर टू आपके जो मिक्स्ड फ्रूट जैम आता है, एप्पल जैम आता है, पपाया जैम आता है। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि जो है करौंदा का जैम क्या है कि उसमें एसिड और हम जो शुगर ऐड करते हैं, तो उन दोनों का जो ब्लेंड है वो ब्लेंड इसमें आपका नेचुरली इम्पार्ट हो जाता है। क्योंकि जैम बनाने के लिए हम शुगर तो एडिशनली ऐड करते ही हैं, साथ में क्या होता है करौंदे में आपको एक्सटर्नली आपको सिट्रिक एसिड मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जो करौंदे का जो फाइनल जैम जो बनता है और उसका जो टेक्सचर और जो उसका टेस्ट यदि हम देखें तो ब्लेंड टेस्ट देता है। ब्लेंड टेस्ट का मतलब है कि वो मिक्स जो आपका खट्टापन और मीठापन दोनों का टेस्ट देता है। इस वजह से जो करौंदे के जो जैम है उसकी डिमांडिंग कहीं ना कहीं बढ़ती है आपके मिक्स्ड फ्रूट जैम की तुलना में, और आपके जो पपाया जैम है या आपके एप्पल जैम है उसकी तुलना में। तो इस तरीके से हम करौंदे का प्रसंस्करण हम कर सकते हैं। दूसरा जो है, जैसे अचार की बात करता तो मैं अचार जो है इसका 2 विधियों से बनता है, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। तो अचार भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके, जैसे आप करौंदे का ड्राई करके इसके फ्लेक्स बना सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो एरिड हॉर्टिकल्चर हमारा केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, वहाँ पे जो अपने रेड कलर के, पिंक कलर के जो करौंदे हैं उनसे जो है कलर का, नेचुरल कलर का एक्सट्रैक्शन किया है, जैसे रंगीला नाम दिया है। तो रंगीला जो नेचुरल कलर है उसको जो है फूड में आप अच्छे से एप्लीकेशन कर सकते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में उसको इम्पार्ट कर सकते हैं, ताकि वो एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और आपके दूसरे फिनोलिक्स और आपकी जो इम्यूनिटी बूस्टिंग जो कंपोनेंट है, न्यूट्रिटिव वैल्यू है, उसको एनहांस कर देता है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये मल्टीपर्पज एक तरह से हम कहें वाइल्ड फ्रूट है। तो इसकी महत्ता को देखते हुए कुछ इसकी कमर्शियल वेराइटीज़ भी रिलीज हुई हैं और अभी इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट का काम लगातार जारी है, शोध इसके ऊपर जारी है। और काफ़ी ड्वार्फ नेचर की वेराइटीज़, आपके अर्ली बियरिंग वेराइटीज़ और आपके जो है इसमें कलरफुल वेराइटीज़ का इंट्रोडक्शन और इनके ऊपर जो और इम्प्रूवमेंट वर्क किया जा रहा है। अब जैसे बात करते हैं इसकी जो है हम क्लाइमेटिक और सॉइल कंडीशन की, तो बहुत ही हार्डी प्लांट है ये। हार्डी इन दी सेंस आपके किसी भी प्रकार की मिट्टी में इसको किया जा सकता है, किसी भी प्रकार के ये क्लाइमेट में हो जाता है। आप देखिए जैसे हम राजस्थान की बात करें तो ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब बीकानेर में भी ये इसका अच्छा से कल्टीवेशन होता है और यहाँ नीचे जो है झालावाड़ और उदयपुर में भी इसका अच्छे से सफलतापूर्वक जो है उत्पादन किया जा रहा है और इसकी खेती आसानी से हो सकती है। किसी भी प्रकार की मृदा में इसको कोई समस्या नहीं है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें कोई बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही डिवास्टिंग जो कोई रोग है या कोई बहुत ही हानिकारक इतना मेजर जो कोई कीड़ा है, इसका पेस्ट है, उस तरह का कोई इस पर इंसिडेंस जो है
नहीं देखा गया है, एक्सेप्ट आपके कुछ इस पे कैटरपिलर लगते हैं, कुछ कभी कभी फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है, और एक एंथ्रेक्नोज इसमें कभी कभी अकेजनली लगता है। तो हार्डी क्रॉप होने की वजह से इसका जो आपका एडेप्टेशन का जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाता है। ऑटोमेटिकली कि फिर यह किसानों को फेवर करता है इस चीज़ को कि भाई आपको जो है ज़्यादा मैनेजमेंट जो पार्ट है आपका वो इतना साउंड रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कम से कम मैनेजमेंट में आपकी इनकम जनरेट हो सकती है, आपकी फ्रूटिंग जो है यील्ड इससे हो सकती है। आप मेन क्रॉप को छोड़कर आप इसको एडिशनल क्रॉप के रूप में लीजिए, आप कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप के रूप में लीजिए, इसको आप जो बाउंड्री प्लांटेशन के रूप में लीजिए, आप इसको आप जो है इसको बायो फेंसिंग के रूप में काम लीजिए, तो डुअल पर्पज जो है वो सिद्ध करेगा। मतलब एक पंथ दो काज वाली जो कहावत है हमारी, एक पंथ दो काज वाली कहावत इससे चरितार्थ होती है, क्योंकि आपके फेंसिंग के साथ में ये आपकी एडिशनल यील्ड भी जनरेट करेगा। आप देखिए डाइवर्सिफिकेशन के जो मॉडल्स जो तैयार होते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग के या आपके जो है क्रॉप बेस्ड जो सिस्टम है, उनमें आपको 101% आपको करौंदा एक फेंसिंग के तौर पे ज़रूर मिलेगा। करौंदार अनार का जो है बायो फेंसिंग में बहुत ही कॉमन प्रचलन है, और करौंदा की जो बायो फेंसिंग की जो एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं पोमोग्रेनेट से और आपके कैक्टस से ज़्यादा है। कैक्टस आप लगाते हैं, मानते कि उसकी जो है फेंसिंग अच्छी होती है, प्रोटेक्शन वाइज अच्छी होती है, लेकिन एडिशनल इनकम के नाम पे उसमें कुछ नहीं है। करौंदा आपका पेरेनियल झाड़ीनुमा है, ज़्यादा हाइट पे भी नहीं जाता है, आपको सिर्फ कटिंग करके ये फेंसिंग के लिए लगाना है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा तकनीकी पॉइंट पे। तो आपको जैसे स्टूडेंट वाइज में आपको बताऊं, स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेशली करौंदा कैरिसा कैरेंडस के नाम से एपोसाइनेसी फैमिली का है, और एक पेरेनियल जो है आपका श्रब रूपी फल है, जिसको हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रोसेसिंग करके इसका वैल्यू एडिशन करके हम विभिन्न उत्पाद बनाकर इसको खा सकते हैं। इसकी सब्जी हम बना के खा सकते हैं, पिकल बना के हम इसको खा सकते हैं। कल्टीवेशन के बारे में हम उस एस्पेक्ट में हम बात करते हैं, तो कल्टीवेशन इसका नॉर्थ से लेकर साउथ तक किसी भी प्रकार की मृदा में, किसी भी प्रकार के टेम्परेचर में इसका हो जाता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने वाली कि जो फ्रस्ट प्रोन एरिया है, जहाँ पे पाला ज़्यादा गिरता है, तो पालाग्रस्त जो इलाकों हैं उनमें कभी कभी इसमें नुकसान आता है। पाला इसके लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है। हाई टेम्परेचर इसकी ग्रोथ को फेवर करता है और फ्रूट राइपनिंग को भी फेवर करता है। तो ऐसे इलाके हैं जहाँ हाई टेम्परेचर है, आपके सॉइल कंडीशन हार्श हैं, आपके जो है ऐसी समस्याग्रस्त जो भूमि है, उनमें आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप जो है इसकी कुछ कमर्शियल वेराइटीज़ जो है वो कौन कौन सी हैं। देखिए कमर्शियल वेराइटीज़ की बात करें तो इसमें हरे कलर के फल वाली कुछ वेराइटीज़ हैं, आपके कुछ जो है सफ़ेद कलर जिन पर चकत्ते पाए जाते हैं, उसका जो ग्राउंड पोर्शन है उस फल का वो तो जो है आपका सफ़ेद कलर का रहेगा, उस पर कुछ स्पॉटी टाइप का, या तो ग्रीन कलर या थोड़ा सा लाइट पिंक कलर का स्पॉट रहता है। तो एक सफ़ेद कलर की, एक हरे कलर की और एक पिंक कलर की, मतलब गुलाबी कलर की, ये तीन तरह की जो है कलर वाइज इसकी वेराइटीज़ को क्लासीफाई किया है। मतलब कलर वाइज इसकी वेराइटी जो है उनको वर्गीकृत किया अलग अलग भागों में। तो कुछ वेराइटीज अभी जैसे रिसेंटली एक थार कमल वेराइटी है, जो हमारे केंद्रीय जो शुष्क ये बागवानी जो अनुसंधान संस्थान है, यहाँ से ये रिलीज हुई है। इसका एक्सपेरिमेंटल स्टेशन गोधरा है, तो गोधरा में इसका काफ़ी अच्छा शोध काम चलता है। तो किसान भाई जो है थार कमल की वैरायटी जो डीप पिंक कलर की आती है और बोल्ड साइज के फ्रूट आते हैं, उस जो है वैरायटी को ये खरीद सकते हैं, उस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो है पंतनगर से कुछ निकली हुई है, कुछ आपके जैसे पंत सुवर्णा है, पंत सुदर्शन है, या आपके कुछ जो है लखनऊ से भी CISH द्वारा निकाली गई है, CISH करौंदा आपके 11 है। तो कोकण बोल्ड है एक वैरायटी, कोकण कृषि विद्यापीठ से निकली हुई है। नरेंद्र करौंदा 1 है। तो इस तरीके से काफ़ी जो है इसकी वैरायटीज़ हैं, जिनमें आपको लगभग हम एक मेजर कैटेगरी में बात करें, एक ब्रॉड कैटेगरी में बात करें तो 8 kg से लेके आपके 20-22 किलो प्रति पौधा इसकी उपज तक हो जाती है। अब वो डिपेंड करती है आपकी फिर वैरायटी टू वैरायटी। तो ये कुछ वैरायटीज़ हैं जो आप ले सकते हैं। उनका परचेज का सोर्स मैं आपको लास्ट में, सेशन के लास्ट में आपको बताऊंगा कहाँ से आप वैरायटी खरीद सकते हैं, कहाँ से प्लांट आप परचेज कर सकते हैं। इसके बाद में अब आते हैं हम इसके प्रवर्धन के बारे में, मतलब हमें नया पौधा कैसे तैयार करना है, या आपके पास कोई पहले से कोई प्लांट है, आप उसी का आप लगाना चाहते हैं, उसी की आप हेज बनाना चाहते हैं, उसी से आप जो है अपनी
दूसरी जो है अपने नए फील्ड में उसको ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, तो उसके लिए खुद से पौधे तैयार करने की कुछ विधियां आती हैं, जिनमें आपका बीज द्वारा और आपके कायिक प्रवर्धन जिसे हम कहते हैं बीज से अलावा कोई दूसरे भाग द्वारा। तो देखिए करौंदा का जो प्रवर्धन है अभी ज़्यादातर एरियाज में सिर्फ इसका बीज द्वारा ही होता है। अब बीज द्वारा कैसे होता है कि आपके पास कोई अच्छी वैरायटी उपलब्ध है या आपके किसी वैरायटी का कोई एक पौधा लगा हुआ है, तो आप जो है उन फलों को पकने के लिए छोड़ दें। पकने के बाद में पके हुए फल जो है आप लगभग करीब करीब जुलाई के आसपास इसके फल पक जाते हैं। डिपेंडिंग एरिया के आधार पे जो है हम बात करते हैं तो जून से फल पकना स्टार्ट हो जाते हैं। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक फल चलते हैं। जैसे मैं उत्तरी की भाग की बात करता हूँ, तो उत्तरी भाग में जो है हमारे जून में, मई जून में लगभग फल इसके तैयार हो जाते हैं और जुलाई में लगभग पकना स्टार्ट हो जाते हैं। वो जुलाई में पक के तैयार हो जाते हैं अंतिम जुलाई तक। अब जब बात करते हैं थोड़ा मध्याह्न पार्ट की, जो मध्य वाला भाग है उसमें आपका अगस्त तक जो है फल पक जाते हैं। अब जैसे मैं झालावाड़ में हूँ, तो यहाँ अभी फल जो है पकना स्टार्ट हुआ है, मतलब सितंबर का जो है दूसरा वीक चल रहा है। सितंबर के दूसरे सप्ताह में भी अभी पूरी तरह फल नहीं पके हैं, तो यहाँ थोड़ा सा जो है डिले हो जाती है इसकी राइपनिंग, थोड़ा पीरियड जो है वो शिफ्ट हो जाता है। तो सितंबर, मध्य सितंबर से लगभग 20 सितंबर तक जो है ये पककर तैयार हो जाता है। तो अब जो है हम इसके बीज द्वारा नए पौधे तैयार करें, तो उसके लिए क्या करना है आपको कि पके हुए करौंदों को मैश करके उसका बीज निकालना है। तो एक करौंदे में लगभग 4 से लेके 8 तक बीज मिलते हैं आपको, मतलब किसी फल में 4 भी मिलते हैं, किसी में 5 भी मिलते हैं, किसी में मैक्सिमम 8-9 तक बीज मिलते हैं। इसकी एक खास बात क्या है साथियों कि इसके बीज को तुरंत निकालने के बाद में तुरंत ही उसको लगाना पड़ता है, अन्यथा क्या होता है इसकी जो वायबिलिटी है, इसकी जो जीवन क्षमता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। यदि आप आज उन बीज को निकाल के यदि आप स्टोर करते हैं तो 2 दिन बाद जो 40% 50% तक जो है उसकी जीवन क्षमता ख़त्म हो जाएगी। यदि आप 100 बीज लगाओगे तो उसमें से आपको 50 या 40 या 60 तक ही मिल पाएंगे पौधे। तो इसलिए ये एक सुझाव है कि जैसे ही आप इसके बीज को निकाल लें, बीज निकालने के तुरंत बाद ही सेम दिन ही जो है आप बीज को जो है उनमें पॉलीथीन में आप लगा दें। पॉलीथीन का मिक्सचर आपको पता ही है कि आपको जैसे 2 तगारी आप मिट्टी ले रहे हैं सैंड हमारी, तो उसमें जो है आपको 1 तगारी वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट का मिक्सचर बनाना है और उनको पॉलीथीन में भर के और आपको बीज लगा के उस पर पानी छिड़कना है हल्के झारे से। तो बीज जो है आपके कुछ दिनों में तैयार हो जाएंगे और 1-2 महीने में आपकी वो फुटान ले लेते हैं। अब जो है बीज वाले जो पौधे हैं उनको लगभग 1 साल तक उसी थैली में आप लगे रहने दें। लगभग 8 से 10 महीने बाद जो है 4-5 पत्तियां लगभग आ जाती हैं इसके ऊपर, और जो पौधे की जो लंबाई है वो लगभग आप ये मान के चलिए कि 15 से 20 सेंटीमीटर तक लंबाई हो जाती है। तो 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की लंबाई को पकड़ते ही आप जो है इसको जुलाई अगस्त में आप ट्रांसप्लांट कर देंगे अपने मेन फील्ड पे, आप जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ आप इसको लगा देंगे। दूसरा जो पौधा तैयार करने का जो विधि है वो है आप इसकी गूटी के द्वारा आप इसका प्रवर्धन कर सकते हैं। गूटी में क्या होता है कि एक समस्या इसमें आती है क्योंकि इसमें डेंस कांटे रहते हैं, कांटे भी जो है बिल्कुल बहुत ही पास पास इसमें रहते हैं कि एक ही ब्रांच पे आपको बहुत सारे कांटे मिलेंगे। अब गूटी के लिए चाहिए आपको कि आपको उसकी छाल निकालनी है, तो छाल निकालने के आपको जो है उन कांटों से आपको जूझना पड़ेगा। तो उसमें आप सावधानी रखते हुए आप इसमें गूटी बांध सकते हैं। गूटी बांधने का जो सही समय है वो है अपना मानसून सीजन, मतलब जून और जुलाई में आप जो है इसकी गूटी बांध सकते हैं। गूटी बांधने के लिए सिंपल आपको क्या करना है कि एक अपने जैसे पेन के बराबर आप सिंपल एक याद रखने के लिए अपनी जो छोटी छोटी उंगली है इस आकार की आप डाली सेलेक्ट करें। उस डाली में लगभग आगे से 30 सेंटीमीटर छोड़ के 30 सेंटीमीटर छोड़ के आपको क्या करना है, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर के एरिया में आपको उसकी छाल निकालनी है। छाल निकालने के बाद में आपको कम्प्लीटली छाल निकालने के बाद में उसमें क्या करना है, आपको जो मोस घास जो आपको एक दिन पहले भीगी हुई मोस घास है उस मोस घास को उस पर लपेट के और आपको उसको बांध देना है। पॉलीथीन जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन आती है सफ़ेद, उस ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन की सहायता से उसको बांध देना है। तो करीब करीब जो है 1 महीने से लेके 40 दिन तक या 45 दिन में जो है आपके जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती है और आपको उस पॉलीथीन के बाहर से ही दिख जाएंगी वो जड़ें। तो जब पौधा जो है आदर्श जड़ें पकड़ ले, उसमें आदर्श जड़ों मतलब काफ़ी सारी जड़ों का फुटान हो जाए, तो आप उसको फिर नीचे वाले पोर्शन से कट करके और आप उसको अपने
पॉलीथीन में आप लगा दें। तो ये इसका जो है घूटी बांधने का तरीका है। तो आप दोनों में से कोई भी एक विधि जो है वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर जो है वो परेशानी उसमें कांटों की है कि आपको कुछ डैमेज तो आपको कांटों से होगा ही, फिर जो है इसकी रूटिंग परसेंटेज जो है उसका सक्सेस रेशियो बहुत कम रहता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि 40 से 60% तक ही आपको उसमें सफलता मिलती है। यदि आप सीड से लगाते हैं तो सीड से आपके पौधे तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा चांस रहता है कि आपका वेरिएबिलिटी का, मतलब उसमें कुछ भिन्नताएं आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन उतना बड़ा इशू नहीं है। आप जो है क्योंकि फेंसिंग के लिए आप लगा रहे हैं या आपको सिंपल एक्स्ट्रा इनकम जनरेशन के लिए आप लगा रहे हैं, यदि कमर्शियली आप खेती नहीं कर रहे हैं तो आप बीज से लगाएं, सबसे बेटर आपके लिए वही रहेगा। ठीक है। तो क्योंकि गूटी बांधना, एक गूटी में आपको करीब करीब जो है आधा घंटा से लेके 45 मिनट का टाइम लग जाता है। तो गूटी बांधना इतना आसान नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत ही एक तो डेंस स्ट्रक्चर रहती है, कैनोपी भी इसकी काफ़ी डेंस रहती है, और फिर गूटी बांधने में परेशानी भी बहुत आती है। तो आप बेटर ये कि यदि बायो फेंसिंग के लिए लगा रहे हैं तो आप जो है सीधे सीधे आप इसका बीज द्वारा आप नए पौधे तैयार करें, और उन पौधों से आपको फसल हालांकि 1-2 साल आपको लेट मिल सकती है। उसके बाद में जैसे आपको पौधे तैयार हो जाए और आपने 1 साल तक उसने आप ग्रोथ अटेंड कर ली है, 1 साल तक आपके पॉलीथीन में लगा हुआ है, अब आप उसको अपने फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो मेजर फील्ड में आपको ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको सबसे पहले गड्ढे खोदने हैं। गड्ढे खोदने का आपको तरीका पता ही कि आपको जो है मानसून से पहले आपको गड्ढे खोदने हैं। 1 महीने पहले आप गड्ढे खोद के, और गड्ढे की जो आकार है वो लगभग आपके 3 फीट का गड्ढा जो है आपका रहेगा। 2 फीट से लेकर 3 फीट तक का आप गड्ढा खोद सकते हैं। तो 3 बाई 3 बाई 3 का आपको गड्ढा खोदना है, और गड्ढों को लगभग 1 महीने तक जो है आपको खुला छोड़ना है। खुला छोड़ने के बाद में अब जो गड्ढे की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस देखिए ये आपके डिपेंड करते हैं कि आपका पर्पज क्या है। यदि आप कमर्शियल कल्टीवेशन लेना चाहते हैं तो ये जो है 3 बाई 3 मीटर पे भी लगाया जाता है और 4 बाई 4 मीटर पे भी लगाया जाता है। यदि आपको सिर्फ बायो फेंसिंग करनी है, सिर्फ आप जो है अपनी बाड़ के लिए लगाना चाह रहे हैं, तो बाड़ के लिए आप 2 बाई 2 पे इसको लगाएं। जो आप गड्ढे तैयार करते हैं वो 2 बाई 2 मीटर पे आप गड्ढे तैयार करें। ठीक है। जुलाई अगस्त मानसून के स्टार्ट होते ही आप गड्ढों में इसको ट्रांसप्लांट कर दें। जो आपने पॉलीथीन में लगा रखे हैं उनको जो वहाँ से लेके और आप ट्रांसप्लांट कर दें। ठीक है। तो ट्रांसप्लांट करते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, खाद और उर्वरक। तो आपको जो है 1 साल से लेके और लगभग 4 साल तक सेम डोज देना है। उस डोज में आपको बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं करना है। तो ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पर लगभग 5 किलो सड़ी हुई बर्मी FYM यदि आपके पास है तो FYM, और बर्मी कंपोस्ट यदि आप दे रहे हैं तो 3 किलो बर्मी कंपोस्ट जो है वो सफिशियंट रहती है। 3 किलो वर्मी कंपोस्ट के साथ में आप जो है उसमें कमर्शियल कल्टीवेशन करते हैं तो 1 किलो आप जो है नीम की खली भी डाल दें। उसके साथ में आप जो है नाइट्रोजन के लिए यूरिया लगभग 100 ग्राम यूरिया और 25-25 ग्राम आपके SSP और MOP आप उसमें प्लांटिंग के टाइम पर जब पौधरोपण करते हैं तो उस समय आप उसमें डाल दें। उसके बाद क्या है, आपको इनिशियली 2-3 साल तक आपको सिर्फ उसमें सेम डोज का ही खाद आपको देना है। आपका FYM में बर्मी कंपोस्ट आप उसमें लगातार जो है देते रहें। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है तो 4 साल बाद क्या होता है कि इसकी बियरिंग स्टार्ट हो जाती है लगभग, मतलब 4 साल बाद में आपका फल देना स्टार्ट करता है। तब हमें खाद का स्पेशल ध्यान रखना है। उस समय हमें क्या करना है कि जो हमारा FYM या जो देसी खाद है जो हम डाल रहे हैं, पहले हमने 5 किलो डाला है, उसको हम बढ़ा के 10 किलो कर देंगे। 10 किलो खाद जो है वो FYM सड़ा हुआ एकदम प्रॉपर, वो देसी खाद हम डालेंगे। उसके साथ में जो हमारा यूरिया है और जो हमारा SSP और MOP है, तो वो हम जो है 5 साल बाद लगभग हम 200 ग्राम आप इसमें यूरिया डालेंगे और 400 ग्राम जो है सुपर फास्फेट SSP जो आता है वो लगभग 400 ग्राम डालेंगे। म्यूरेट ऑफ पोटाश यदि आपके पास है तो 100 ग्राम आप जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें डाल सकते हैं। तो उससे क्या आपकी जो फ्रूटिंग क्वालिटी है वो आपकी अच्छी बनेगी, मतलब जो फल की जो गुणवत्ता है वो काफ़ी अच्छी बनेगी उसमें। ठीक है। कई किसान भाइयों के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं सभी क्वेश्चंस का जो जवाब मैं इस सेशन के बाद में दूंगा। जो भी आप किसी को भी कोई डाउट हो या इससे संबंधित कोई भी चीज़ पूछनी हो तो वो आप मेरे से इस सेशन के बाद में आपको 5 मिनट का मैं समय अतिरिक्त दूंगा जिसमें आप पूछ सकते हैं। तो ये जो है हमारा खाद और इसका शेड्यूल रहेगा। बाकी इसमें जैसे हम दूसरी फल क्रॉप देखते हैं
तो दूसरी जो फलों में हम जिस तरीके से स्प्रे करते हैं उस तरीके का स्प्रे करने की इसमें कोई इतनी मतलब महती नहीं है, इतनी कोई अर्जेंट आवश्यकता नहीं है कि आपको इसमें माइक्रोन्यूट्रेंट का मिक्सचर करना है या आपको जो है कोई और हार्मोन का स्प्रे करना है। तो आपको सिंपल जो बेसिक फर्टिलाइज़र है उन सभी फर्टिलाइज़र का आपको डोज इसमें देना है, अलॉन्ग विद आपके देसी खाद है उसको आप टाइम से देते रहें। दूसरा एक जो मेजर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका काट छांट का, वो बहुत ज़रूरी है। काट छांट का क्यों ज़रूरी है कि जैसे यदि आप मान लीजिए बाड़ लगाना चाहते हैं तो बाड़ लगाने के लिए एक तो आपका स्पेसिंग कम रहेगा, तो 2-3 साल बाद क्या धीरे धीरे फैलना स्टार्ट कर देता है। अब फैलना जब स्टार्ट करता है तो आपस में जो है ब्रांचेज इधर उधर फैल जाती हैं, चारों दिशाओं में लगभग इसकी ब्रांचेज जो है फैल जाती है और सही आकार या ग्रहण नहीं करके एक तरह से वो कहते हैं ना इस तरह का झाड़ीनुमा हो जाता है कि पूरी उसमें एक प्रॉपर शेप मेंटेन नहीं कर पाता। तो आपको जो है इसको काट छांट करके इसको प्रॉपर सदाई करके और आपको शेप में लाना है। यदि आप बायो फेंसिंग के लिए लगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको शेप मेंटेन करना पड़ेगा, उसको डेंस करना पड़ेगा ताकि कहीं से कोई स्पेस ना बचे। तो आप यदि इसको जो है कल्टीवेशन के तौर पर ले रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे से हमारे स्टेम पे ग्राउंड लेवल से जो है 1 से 1.5 फीट तक कोई ब्रांच उसमें नहीं होनी चाहिए। 1 से 1.5 फीट के बाद में आप इसमें मल्टी ब्रांचिंग हैबिट का इसका ग्रोथ पैटर्न रख सकते हैं। मल्टी ब्रांचिंग हैबिट में क्या है कि आपको जो है इसमें से बहुत सारी ब्रांचेज निकलेंगी, हो सकता है आपके 6 भी निकले, 7 भी निकले, 8 भी निकले, तो वो ब्रांच आपस में क्रिस क्रॉस हो जाती हैं, मतलब उसका जो कैनोपी स्ट्रक्चर है उसको ख़राब कर देती हैं। तो आपको जो है कटाई छटाई करके इसकी जो ब्रांचेज है वो आपको सिर्फ 4 ही सीमित रखनी है, क्योंकि 4 ब्रांचेज रहेंगी तो उससे एक प्रॉपर शेप मेंटेन रहेगा और उसका सीधा सीधा फर्क पड़ेगा आपकी पादप जो उपज दे रहा है उस पर, जो आपकी उपज आएगी और आपकी जो गुणवत्ता मेंटेन होगी, उन दोनों पे ही उसका फ़र्क पड़ता है। तो जितना ज़्यादा डेंस होगा तो उतने ही जो है उसमें आपके डैमेज के चांसेस रहते हैं, आपके इंसेक्ट पेस्ट के चांसेस अटैक के रहते हैं, आपके कोई डिजीज़ के भी रहते हैं और मैकेनिकल इंजरी के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आप जो है 4 इसकी ब्रांचेज जो है वो आप जो है इसमें मेंटेन करके चलें, आप कल्टीवेशन के लिए लगा रहे हैं तो, और एक प्रॉपर शेप में इसको आप मेंटेन करके चलें। अब कटाई का समय क्या होना चाहिए, देखिए कटाई जो है कभी भी फूल और फल के बीच में नहीं करनी चाहिए, मतलब फल आते समय और फूल आते समय आपको काट छांट नहीं करनी है। जैसे ही आप फल की तुड़ाई कर लें, जैसे मान लीजिए आपके एरिया में आपके जुलाई में फल आ जाते हैं, जुलाई में पक्के तैयार हो जाते हैं, तो जुलाई के बाद में इसमें से फल हट जाएंगे सारे, तो लगभग 1 से 1.5 महीने बाद आप मतलब अगस्त सितंबर के बाद में अक्टूबर में आप जो है इसमें कटाई छटाई कर सकते हैं। और यदि आपके अगस्त में और सितंबर में यदि फल पक रहे हैं और फल ख़त्म हो रहे हैं तो आप जो है उसके 2 महीने बाद जो है नवंबर में और दिसंबर में भी आप इसमें कटाई छटाई कर सकते हैं। कटाई छटाई के बाद में आपको जो है आधा डोज आपको इसमें यूरिया का अप्लाई करना है, उसके बाद जो बचा हुआ आधा डोज है उसको हम मानसून सीजन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये इसकी जो है काट छांट की बात है, तो काट छांट करके हम इसको प्रॉपर शेप को भी मेंटेन किया जा सकता है और इसके आपको जो ज़्यादा उपज लेनी है तो आप इसमें प्रॉपर काट छांट करके ही आप उपज ले सकते हैं। अब देखिए फलन और इसका जो है फूलने का समय क्या है, तो ये मैं आपको कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि ये जो है इसमें फूल जो है फरवरी मार्च में स्टार्ट होता है। इसके जो है सफ़ेद जिनके ऊपर जो है आपका पिंकिश टिंग होता है, पिंकिश जो है एक लाइन रहती है बीच में, उस तरीके का सफ़ेद फूल अलॉन्ग विद आपके पिंकिश कलर में इसका फूल आता है और फरवरी मार्च से इसका फूल स्टार्ट होता है। कई एरियाज में वो आपका अप्रैल तक चलता है। अप्रैल के बाद में जब इसमें फलन स्टार्ट होता है तो फलन आपके एरिया के हिसाब से, जैसे मैंने अभी बताया नॉर्थ से स्टार्ट होता है, साउथ में आपका डिले होता जाता है, तो सितंबर तक जो है इसमें फलन की प्रक्रिया चलती है। सितंबर के माह में आपके फल जो है वो पककर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आपका फलन का समय है। अब देखिए, अब मैं इसकी बात करता हूँ। कीट रोग इसमें कुछ ज़्यादा लगता नहीं है। कभी कभी आपके कैटरपिलर जो लगते हैं तो वो नई जो कोपलें हैं, जो नई फुटान होती है उसको, उन पत्तियों को वो खा जाते हैं। कई बार जो है आपका जैसे फल है और पत्तियां हैं उन पे जो है कुछ सर्कुलर स्पॉट्स पड़ते हैं, ब्लैक धब्बे से पड़ते हैं, जिसको हम जो है श्याम बन रहे एंथ्रेक्नोज कहते हैं। उसके लिए आप जो ब्लाइटॉक्स 50 एक दवा आती है उसको भी आप छिड़क सकते हैं। उसके लिए आप जो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसमें छिड़क सकते हैं। कैटरपिलर के लिए आप कोई भी इंसेक्टिसाइड आप यूज़ कर सकते हैं। मीडाक्लोरोपिड है, प्रोपेनोफोस है, वो आप 1 ml लेके 1 से 3 ml तक आप जो है प्रति लीटर पानी में
आपका जितना इंसिडेंस है, इंसिडेंस के हिसाब से, सीवियरिटी के हिसाब से आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। तो इसमें इंसेक्ट पेस्ट और आपके रोग की इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है। अब मैं इसके जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है तुड़ाई उपरांत प्रबंधन या आपका प्रसंस्करण, उस पर आता हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि आपके उपज आपको प्राप्त हो गई, 18 से 20 किलो मान लीजिए आपको प्रति पौधा उपज प्राप्त होती है। तो अब इसका मार्केटिंग क्या रहेगा, इसका जो है मार्केट प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो आपकी आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप देखिए, यदि आपके वहाँ यदि मार्केट नहीं मिल पाता है तो फिर किसान क्या करता है, सीधे सीधे प्रसंस्करण का उसको जानकारी का अभाव है तो वो सीधे क्या करता है, उसको या तो फेंक देगा या किसी गाय को खिला देगा, या फिर बहुत ही सस्ते दाम में जो है वो उसको अपने माल को, अपने जिन्स को निकाल देता है। उसके लिए क्या करना है आपको, इसका प्रसंस्करण करने के लिए कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो बहुत ही आसानी से अपने होम स्टेट लेवल पर भी बनाए जा सकते हैं। होम स्केल पे क्या होता है कि आपको छोटे कुछ उपकरणों की ज़रूरत पड़ेगी और आप उसको अपने फैमिली कंजप्शन के लिए या पड़ोसियों को भी उसको दे सकते हैं, वितरित कर सकते हैं, बजाय कि उसको फेंकने के। इसका जो है अचार एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। इसका अचार बनता है, इसका जो है मुरब्बा बनता है। आप लोगों ने शायद खाया होगा मुरब्बा। इसका कहाँ काम आता है, जब हम शेक या आइसक्रीम हम खाते हैं तो कई बार जो है एक वो चेरी जैसा एक लाल लाल प्रोडक्ट उसमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालते हैं। तो जो लाल लाल जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में चेरी नहीं होता हर जगह। काफ़ी जगह चेरी होता है लेकिन हर जगह चेरी नहीं होता। वो क्या होता है, प्रिजर्व करौंदा होता है। इसलिए इसको जो है फाल्स चेरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो प्रिजर्व है वो आपके 99% सिमिलर टू दैट ऑफ चेरी, उसके जैसा ही आपको प्रिजर्व करौंदा दिखेगा। उसका टेस्ट भी उसी तरह का आएगा जैसे आपका चेरी का टेस्ट आता है। तो उसको गार्निशिंग के लिए स्पेशली जो शेक होते हैं, आपके फ्रूट शेक्स जो होते हैं, आपके कस्टर्ड पाउडर जो होते हैं, आपके कस्टर्ड बनाते हैं या आप कुछ आइसक्रीम्स बनाते हैं, उनमें जो है आपके करौंदा प्रिजर्व का बहुत ही कमर्शियल स्केल पे उसका यूज किया जाता है। उसको उसमें गार्निशिंग के इशू की वजह से जो है पहले वाला जो लाइन डिस्कनेक्ट हो गया शायद, तो अभी दोबारा मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन और एक थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि क्या क्या जो है प्रसंस्कृत उत्पाद इसके बन सकते हैं, किस तरह का जो है हम इसका मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। तो कई सारे इसके जो उत्पाद हैं वो बनाए जा सकते हैं, कई सारे जो है मूल्य संवर्धित जो उत्पाद हैं वो बन सकते हैं और उनको सेल करके उनको डोमेस्टिक मार्केट में जो अपना लोकल घरेलू जो बाज़ार है उसमें भी सेल किया जा सकता है। या आप जो है यदि थोड़ा सा क्वालिटी जो है प्रोडक्ट्स यदि आप बनाना चाहते हैं, ऐसा इसे लाइसेंस लेकर आप जो है इसके उत्पाद तैयार कर सकते हैं। FSSAI से लाइसेंस लेकर आप जो इसके उत्पाद उस स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाकर आप जो है कमर्शियली भी सेल कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई खासकर एक चीज़ का ध्यान रखें कि हम जो भी कोई खाद्य उत्पाद हम तैयार कर रहे हैं, कोई भी हम खाद्य प्रसंस्कृत जो उत्पाद है वो बना रहे हैं, मैं करौंदे की बात नहीं करता, चाहे आप किसी से भी आप जो है कोई भी उत्पाद बना रहे हैं जो खाने के लिए यूज हो रहा है, उसको बिना FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके लाइसेंस के बिना आप उसको कमर्शियली सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हेल्थ से जुड़ा मामला है, अपने कंज्यूमर के सीधा सेफ्टी से जुड़ा मामला है। तो हम बिना उसको उसके लाइसेंस के जो है इसको हम सेल नहीं कर सकते। आप जो है सीधा अपने जो डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी जो ऑफिसर है या जो फूड ऑफिसर है अपने ज़िले में, उसके वहाँ आप एप्लीकेशन देके जो आप उत्पाद इसके बनाना चाहते हैं उन उत्पादों की आपको एक लिस्ट देनी पड़ेगी, उनका जो है आपको प्रोसेस देना पड़ेगा, जो मेथोडोलॉजी है, और वो आपको लाइसेंस जो है ग्रांट कर देगा। वो एक सीमित अवधि के लिए लाइसेंस होगा। तो आप जो है यदि कमर्शियली इसका एक एडवेंचर बनाना चाहते हैं तो उस तरीके का एडवेंचर भी आप इसका बना सकते हैं और आप कमर्शियली उस लाइसेंस के माध्यम से आप जो है फिर निडर होके बिना किसी डर भय के आप जो है इसकी प्रोडक्ट की सेल कर सकते हैं। तो मैं प्रोडक्ट्स के बारे में आपको मैं बता रहा था कि इसका जो है कमर्शियली प्रिजर्व बहुत अच्छे से इसका फेमस है, मार्केट डिमांड भी रहती है। आपके करौंदा पिकल जो है वो भी इसका
बनाया जाता है। पिकल में जैसे आपको पता था कि 2 तरीके से बनाया जाता है। देखिए करौंदा पिकल बनाने के लिए क्या है, एक तो होता है आपका डायरेक्ट जैसे हम बनाते हैं, आपने फ्रूट्स को लिया, सेलेक्ट किया, उनको जो है काटने के बाद में आपने बॉईल करके उनको जो है सुखा दिया। सुखाने के बाद में फिर आपने जो उसको जो मसाला हम लेते हैं उसमें अचार बनाने के लिए, जैसे आपने जो भी आप मसाले लेते हैं उसका जो स्टैंडर्डाइज है वो लगभग आप ये मान के चलिए 10 से 15 ग्राम के आसपास वो रहता है। हमारे घरों में जो हमारे माताएं बहनें बनाती हैं वो ऑलमोस्ट उनको एक नपा तोला उनके पास एक मेजरमेंट होता है जिसके माध्यम से वो अपना अचार बनाती हैं। लेकिन आप यदि कमर्शियली सेल करते हैं FSSAI के हिसाब से, उसके हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं, या अपना कोई मेथोडोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं तो उसको भी आप डेवलप कर सकते हैं। तो आप जो एक तो इसका अचार जो है सुखा के इसके बीजों को निकाल के भी बना सकते हैं। दूसरा क्या है, आप इसको डायरेक्ट सुखाना नहीं चाहते हैं तो आप जो है करौंदा लेके उसको आप नमक के पानी में 1 दिन के लिए रख दीजिए और उनको सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे आप धूप में रखिए। धूप में रखने के बाद में आप इसका सीधा उसको अचार तैयार करके आप उसको पैक करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 2 तरह की ये विधि अचार बनाने की है इसमें। दूसरा जो मैं आपको बता रहा था कि जैम बनाने का, तो जैम बनाने का भी एक सिंपल सा तरीका है। जैम बनाने के लिए आपको जो है जो पके हुए करौंदे हैं उनको आपको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद में जो उसका रस जूस है उस जूस को छान के निकाल लेना है, पल्प को अलग कर लेना है। तो जूस अच्छे से आपका जो जूस एक्सट्रैक्ट हो जाए उसके बाद में उसमें जो है आपको शुगर ऐड ग्राम तक आप शुगर उसमें ऐड कर सकते हैं। अभी आप सकते हैं जिस तरीके से आप शुगर कर सकते हैं उसमें। तो वो जो जैम है वही आपका जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है कि 68 डिग्री ब्रिक्स आपको जो है उसका TSS ले जाना है और थिक उसकी सीट बननी चाहिए। ये जो है जैम की आपकी जो फाइनल आपका तैयार होता है उसकी पहचान है कि आपकी जो उसकी जो है जब आप उसको फैलाते हैं उसको टपकाते हैं तो वो सीट के रूप में गिरना चाहिए, ना कि वो आपके ड्रॉप के रूप में गिरना चाहिए। तो उस तरीके से आप जो है इसका कमर्शियली जैम बना के भी आप इसको सेल कर सकते हैं, उसका जो आप रजिस्टर करवा के लाइसेंस के थ्रू, और आप जैम भी इसका बना सकते हैं। दूसरा जो मैं बता रहा था कि इसको ड्राई करके इसके फ्लेक्स तैयार कर सकते हैं। फ्लेक्स के लिए क्या करना है, आपको करौंदे को जो है आपको बॉईल करना है। बॉईल करके आपको इसको सीड को निकाल देना है और सीड निकालने के बाद में इसको ड्राई करना है तब तक ये कम्प्लीटली सूख ना जाए। हालांकि जैसे आप डायरेक्ट धूप में आप सुखाते हैं तो उसका जो है कलर फेड हो जाता है, तो आपका जो कलर है वो उतना रिटेन नहीं कर पाता जो जितना आपका नेचुरल कलर होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो है आपको इसको किसी सफ़ेद कपड़े से या उससे आपको ढकना होता है। और यदि आपके पास ड्रायर अवेलेबल है, जो आपका आर्टिफिशियल डिहाइड्रेशन के लिए जो ड्रायर आते हैं, तो आर्टिफिशियल ड्रायर के माध्यम से आप इनको सुखा सकते हैं और फ्लेक्स इसके तैयार कर सकते हैं। उन फ्लेक्स को जो है फर्दर आप जैसे कोई भी आप रेसिपी तैयार करते हैं किसी वेजिटेबल की, या किसी और आप सूप बनाना चाहते हैं, या दूसरी और कोई भी आप वेजिटेबल तैयार करते हैं जिसमें आपको खटाई की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके जो फ्लेक्स हैं वो हल्का सा पानी में भिगो के और आप उन फ्लेक्स को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके काफ़ी कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल मार्केट में हैं भी। काफ़ी इसके कमर्शियल एडवेंचर्स हैं जो इस तरीके के उत्पाद तैयार करते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे ये सुपर मार्केट्स होते हैं उनमें आपको करौंदा का पिकल, करौंदा जैम, उनका आपको जो करौंदा फ्लेक्स, वो काफ़ी सारे आपको रेडिली अवेलेबल फॉर्म में आपको ये मिल जाते हैं और आप उनको जो है मतलब आप अपने लिए यूज कर सकते हैं उसको। तो इस तरह के एडवेंचर जो है यदि आप करना चाहें तो जैसे आपके FPO होते हैं, FPO के माध्यम से जहाँ पे यदि करौंदा का एरिया बहुत ज़्यादा है या नेचुरल वाइल्ड फॉर्म में करौंदा अवेलेबल है, तो वहाँ वो FPO के माध्यम से उनके पास अभी चांसेज हैं ग्रेडिंग प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अभी दी जा रही है किसानों के लिए। तो किसान भाई मिलके इस FPO के माध्यम से, उस FPO के मार्फत जो है इस तरीके के एडवेंचर तैयार कर सकते हैं। कुछ हमारे जो है पब्लिक सेक्टर के जो है कमर्शियल कुछ ऐसे स्वरोजगार के ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं प्रशिक्षण केंद्र, जैसे एक PNB का चलता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का स्वरोजगार सेंटर चलता है। उनके माध्यम से भी इसको जो है लघु उद्योग के माध्यम से जो हम करते हैं डोमेस्टिक उसमें एडवेंचर में इसको हम ला सकते हैं, उस लाइन में ला के इसको हम तैयार कर सकते हैं, इसके जो उत्पाद तैयार करके और बेच सकते हैं। अब मैं बात करना चाह रहा था कि इसके प्लांट की अवेलेबिलिटी कहाँ से होती है। देखिए जो केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान है वहाँ पर आपको थार कमल के प्लांट्स आपको ईजिली मिल जाते हैं। आपके जो है गोदरा है,
जहाँ पे हमारा एक रीजनल स्टेशन है, तो वहाँ पे भी आपको जो है इसके जो और अच्छी कमर्शियल वैरायटीज़ हैं वहाँ से आप इसके पौधे ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी केवी के कृषि विज्ञान केंद्र रहते हैं, वहाँ पे आपको सीडेड जो प्लांट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो आप सीडलिंग्स भी इसकी खरीद सकते हैं। प्लांट्स भी इसका कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता, 25 रुपये की कॉस्ट रहती है। यदि कोई कमर्शियल कल्टीवार है और वो लेयरिंग के द्वारा तैयार की गई है, तो उसकी आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से या आपके जो उस इंस्टीट्यूट के हिसाब से सरकारी इसके जो दाम तय किए जाते हैं, तो सरकारी दामों में 40 रुपये से ज़्यादा का प्लांट वो नहीं मिलेगा आपको। 25 से लेकर 40 रुपये तक की इसकी कीमत है इसके पौधे की। तो उस तरीके के पौधे आप लाके और लगा सकते हैं। अब कोई किसान भाई, कोई हमारे साथी और जो भी महानुभाव हैं, वो यदि उनके मन में कोई ऐसा डाउट है, कोई डिस्कस करना चाहते हैं, कोई समस्या है इससे संबंधित, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मनीष जी जो हमारे सहायक कृषि अधिकारी हैं WO, मनीष जी पूछ रहे कि मृदा संरक्षण में भी सहायक होता है। जी बिल्कुल, मृदा संरक्षण में भी ये सहायक होता है। जब हम इसकी डेंस प्लांटिंग करते हैं, स्पेशली बायो फेंसिंग के लिए करते हैं, या हम जो है ऐसे स्लोपी एरियाज में इसको लगाते हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये मृदा संरक्षण तो करता ही करता है। ये इसका एक एडिशनल एडवांटेज है, इनबिल्ट एडवांटेज जिसे हम कह सकते हैं। तो आज ये करौंदे के बारे में जितनी एक नॉलेज बेसिस जानकारी मुझे थी, वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और इससे संबंधित आपको और कोई भी इस तरह की समस्या हो, आप यदि इसकी खेती कोई करना चाहते हैं, तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। आप भारतीय कृषि पेज के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो कोशिश रहेगी हम आपके सवालों के जो है वो जवाब दे पाएँ, आपकी समस्याओं के समाधान हम कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही इस करौंदे के बारे में। और आगे मौका मिला तो कोई दूसरी क्रॉप के साथ फिर आपके साथ रूबरू होंगे। और एक मुरीद भाई पूछे, सर गुंदा कैसा रहेगा अगर बाग लगाएं तो? जी गुंदा, आप लसोड़ा की बात कर रहे हैं मुरीद जी? लसोड़ा, यदि गुंदा आप लसोड़ा की बात कर रहे हैं तो लसोड़ा भी अवेलेबल है कमर्शियल वैरायटीज़ में। लसोड़े का भी आप लगा सकते हैं। और लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है लसोड़े की मार्केटिंग। आप लसोड़े का पिकल तैयार कर सकते हैं, ड्राई लसोड़ा तैयार कर सकते हैं, और उसकी यदि कोई मार्केटिंग चेन आपके पास अवेलेबल है, जो फ्रेश लसोड़ा कोई आपसे लेता है या आप किसी से टाई अप करते हैं, तो आप लसोड़ा लगा सकते हैं। जी लसोड़ा की जो है काजरी से 2 वैरायटीज़ हैं। जोधपुर जो हमारा काजरी है उससे आपकी 2 वैरायटीज़ रिलीज हुई हैं, आप वहाँ से 2 वैरायटीज़ के पौधे आप ले सकते हैं। हमारी जो श्री कर्ण नरेंद्र यूनिवर्सिटी है जॉबनेर में, वहाँ पे कर्ण लसोड़ा के नाम से एक वैरायटी है जिसमें काफ़ी बोल्ड वो हैं। और एक हमारे थार बोल्ड एक वैरायटी है जो हमारे यहाँ से निकली है राजस्थान से ही, तो वो भी आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, लसोड़ा आप खरीद सकते हैं, लसोड़ा भी आप लगा सकते हैं। ये लसोड़ा के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे से सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास लसोड़े का बगीचा है। जी थारसोवा खेजड़ी भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो आपके वहाँ परफॉर्म करती है या नहीं करती है, आपके रीजन के हिसाब से एक बार आप देखें कि वो परफॉर्म करती है या नहीं करती है। थारसोवा बिना कांटों वाली खिजड़ी की वैरायटी है जो ड्वार्फ नेचर की है, बहुत ही बोनी वैरायटी है, अच्छी फ्रूटिंग वाली वैरायटी है थारसोवा, वो आप लगा सकते हैं। लेकिन आपके क्योंकि खिजड़ी के लिए जो है आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल, जैसे आपके मराठवाड़ा रीजन महाराष्ट्र में है, विदर्भा रीजन में है, या फिर हमारे जैसे झालावाड़ रीजन में है, तो वहाँ पर जो है खिजड़ी नहीं हो पाती है। हमने कई बार ट्रायल करके देखी है। हाँ जालौर में आपके हो सकती है, जालौर में आपके हो सकती है। जी जी
जालौर में हो सकती है आपके। यदि जालौर में सैंडी सॉइल है तो सैंडी सॉइल जितनी उसको फेवर करती है उसकी ग्रोथ को, उतनी और दूसरी सॉइल कंडीशंस नहीं करती। तो किसान भाइयों, साथियों और महानुभावों, सभी सम्मानित सदस्य जो मेरा ये सेशन देख रहे हैं, आप सभी के मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए और मेरे उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा चाहूँगा आपसे। जय हिंद, जय अन्नदाता।